आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 का दूसरा अध्याय सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। जब बात आती है जीवों की, आप सबने बहुत प्रकार के जीव देखे होंगे, छोटे बड़े तरह तरह के, जैसे कि आपने हाथी, घोड़े, मेंढक, मच्छर, मनुष्य, शेर, जमीन पर चलने वाले, या फिर आपने चिड़िया, बाज, कबूतर, तोता जो कि उड़ते हैं, या फिर आपने मछलियां, मगरमच्छ जो पानी में रहते हैं। आपके मन में कोई ना कोई उनका एक चित्रण हो जाता है जब भी हम किसी जीव का नाम लेते हैं। इन सबको आप देख सकते हैं, सबकी अलग अलग संरचनाएं हैं, सबको आप पहचान लेते हैं, कुछ को नहीं पहचान पाते, फिर भी आपके मन में एक छाया चित्र बन जाता है, एक इमेज बनती है कि वो जंतु कैसा दिखता होगा, वो जीव कैसा दिखता होगा। कहने की बात है ऐसे जीव जिनको आप देख पाए। जब बात आती है सूक्ष्म जीव की, तो अगर मैं आपको कहूं कि ऐसे जीव है जिनको आप सीधी आंखों से नहीं देख पाएंगे, उनको देखने के लिए हमें कुछ यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपके मन में क्या विचार आएंगे? तो हम बात करेंगे ऐसे जीवों की जिनको हम सीधी आंखों से नहीं देख सकते। इतने छोटे होते हैं वो कि बहुत बड़े आवर्धक यंत्र। आवर्धक यंत्र वो यंत्र होते हैं जो किसी छोटी वस्तु को या किसी भी वस्तु को बड़ा करके दिखाए। तो ऐसे यंत्रों की सहायता लेनी पड़ती है इन जीवों को देखने के लिए। तो अब आपके मन में प्रश्न उठने चाहिए कि ऐसे जीव देखने में कैसे होते होंगे जिनको हम सीधी आंखों से नहीं देख सकते। क्या वो उड़ सकते हैं? वो कहाँ रहते होंगे? कैसे खाते होंगे? क्या वो सोते हैं? क्या वो हमारी तरह ही रहते हैं? उनका जीवन कैसा होता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस अध्याय के अंदर करेंगे। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। जी हाँ, सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिन्हें हम किसी आवर्धक यंत्र की सहायता के बिना नहीं देख सकते। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर दो तरह के आवर्धक यंत्र दिखा रखे हैं, एक है आवर्धक लेंस जो आपने देखा होगा, ये मेलों में मिलता है, इससे आपने कागज जलाया होगा कभी ना कभी। तो ये आवर्धक लेंस किसी भी वस्तु को थोड़ा बड़ा करके दिखाता है, लेकिन ज्यादातर सूक्ष्म जीवों को हम आवर्धक लेंस की सहायता से भी नहीं देख सकते। जो आपको एक दूसरा यंत्र दिख रहा है सफेद और काले रंग का, इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप। ये छोटे जीवों को 100 गुना बड़ा करके, 1000 गुना बड़ा करके दिखाता है, तब जाकर हमें सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। तो जब ऐसे जीव जिन्हें देखने के लिए हमें आवर्धक यंत्रों की आवश्यकता पड़े, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, बहुत ही छोटा। तो आपको पता चल गया कि सूक्ष्म जीव कितने छोटे होते हैं कि जिनको हमें 1000 गुना बड़ा करके देखना पड़े। जैसे हमने वृक्षों का, पादपों का वर्गीकरण किया है कि उनमें कुछ झाड़ियां होती है, कुछ पेड़ होते हैं, कुछ घास होती है, इसी प्रकार हमने सूक्ष्म जीवों का भी वर्गीकरण किया है। मुख्यतः 4 तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इसके अलावा एक और होता है विषाणु। विषाणु को हम इसके अंदर भी वर्गीकृत कर लेते हैं और एक अलग से सूक्ष्म जीव भी मानते हैं। उसका कारण क्या है, जब हम विषाणु पढ़ेंगे तब मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि हमने उसको इनके साथ क्यों नहीं रखा। क्योंकि ये जो चारों सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक व शैवाल, ये अपने आप जीवित रह सकते हैं, अपने भोजन का निर्माण खुद कर सकते हैं। लेकिन जो विषाणु होता है, वायरस जिसको हम बोलते हैं, वो केवल किसी और जीव की कोशिका में जाकर ही जीवन प्राप्त करता है और वहीं जाकर वो वृद्धि कर सकता है, वहीं उसको भोजन मिलता है। इस कारण उसको हमने अलग भी रखा है, वरना हम कह भी सकते हैं कि 5 तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। अब बात आती है जीवाणु, जिसे हम इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया वर्ड एक प्लूरल वर्ड है जो आया है बैक्टीरियम से। तो जीवाणु के प्रकार आपके सामने दिए गए हैं, इनके आकार के हिसाब से। कुछ गोल आकार के होते हैं यानी कि कोकस शेप,
दूसरे छड़नुमा जीवाणु होते हैं यानी कि बैसिलस शेप। तीसरी तरह के होते हैं स्पाइरल शेप यानी कि थोड़े से घूमे हुए से, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं घूमते हुए से एक स्प्रिंग की तरह। एक और होता है कोमा शेप्ड। ऐसे जीवाणु होते हैं जिनका जो आकार है वो कोमा की तरह होता है। तो मुख्यतः उनके आकार के आधार पर या जिस आधार से भी इनको वर्गीकृत किया गया है, 4 तरह के जीवाणु होते हैं। हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, फिर भी मैंने आपको बताया कि 4 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब बात आती है अगले तरह के सूक्ष्म जीव कवक यानी कि फंगी। फंगी में जो पहली तरह के हैं राइजोप्स हैं। इनको ब्रेड मोड भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्रेड के ऊपर उगे हुए दिखाई देते हैं। इनकी कुछ कुछ आकृति आपने देखी होगी, मशरूम यानी कि खुम्बी जिसे हम बोलते हैं, जिसे आप साधारण भाषा में सांप की या मेंढक की छतरी भी बोलते हैं, वो देखे होंगे। ये वो फंगस ही होता है, वो भी फंगस होता है और ये भी फंगस है। इनके थोड़े आकार में फर्क है। ये ब्रेड के ऊपर जो सफेद और हरे रंग की संरचनाएं आपने देखी है, ब्रेड के ऊपर मान लो ब्रेड या कभी भी खाना काफी दिनों तक पड़ा रहे, खराब हो जाए, तो उसके ऊपर जो फंगस लग जाती है सफेद रंग की, उसे हम कवक कहते हैं या फंगी कहते हैं। उसके बाद दूसरा है पेंसिलियम। पेंसिलियम एक बहुत महत्वपूर्ण कवक है हमारे लिए। इसको आप ध्यान रखना, जब हम सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल पढ़ेंगे औषधि बनाने में, तब मैं आपको पेंसिलिन के बारे में बताऊंगा। और तीसरा है एस्परजिल्स। तो ये कुछ टाइप हैं कवक के। कवक जीवाणुओं से काफी बड़े होते हैं। इन्हें हम साधारण आवर्धक लेंस की सहायता से भी देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय जीव है। एक बात जो मैं आपको नहीं बता पाया कि जितने सूक्ष्म जीव हैं वो सभी एक कोशिकीय होते हैं, उनके अंदर एक ही कोशिका होती है। तो प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय जीव है। आपके सामने जो भी चित्र है उसके अंदर जो सबसे पहला प्रोटोजोआ है वो आपने पहले भी देखा होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी शेप इसकी ध्यान आ रही है तो जरा सोचिए क्या है ये है अमीबा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आपको सूक्ष्म जीव दिख रहा है वो है पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम भी 2 प्रोटोजोआ होते हैं। इसके अलावा आपके सामने 4 और प्रोटोजोआ दिखाए गए हैं। अभी आपके सामने मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर आप देखेंगे पैरामीशियम को चलते हुए, गति करते हुए। तो अभी आप देखिए, आपके सामने जो वीडियो चल रही है उसके अंदर एक पैरामीशियम है। इसके अंदर के अंग भी आपको दिखाई दे रहे हैं। कोशिका के अंदर आपको पता होगा कौन से अंग होते हैं। केंद्रक होता है, खाद्य धानियाँ होती है, बहुत सारी अन्य धानियाँ भी होती है, रिक्तिकाएं भी होती हैं। तो पैरामीशियम जो है वो पानी के अंदर रहता है। अभी आप देखेंगे इसके आसपास कितने इससे भी छोटे जीव घूम रहे हैं, और एक और पैरामीशियम आया तो इनकी गति आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं शैवाल की, यानी कि अल्जाए। अल्जाए प्लूरल वर्ड है एल्गा का। अगर आपको याद हो तो हमने 7th क्लास में सहजीवी संबंध पढ़े थे। उसके अंदर लाइकेन होते थे। लाइकेन 2 जीव थे जिसके अंदर एक शैवाल था, एक कवक था। शैवाल हरे रंग के होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में अपने आप बना सकते हैं। यहाँ आपको 2 प्रकार के शैवाल दिखाए गए हैं। एक है क्लेमाइडोमोनास और दूसरा है स्पाइरोगोरा। शैवाल बहुत रंग के होते हैं, तो नीले और हरे रंग के जो शैवाल हैं वो कुछ खास होते हैं। इन्हें हम आगे जब हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पढ़ेंगे तब उसके अंदर भी पढ़ेंगे। अब आता है विषाणु यानी कि वायरस। वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कि निर्जीव और सजीव दोनों में आता है। तो इसको हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो विषाणु होते हैं ये जब तक किसी सजीव की कोशिका में नहीं आ जाते तब तक ये ना तो भोजन कर सकते हैं, ना भोजन बना सकते हैं, ना ये वृद्धि कर सकते हैं। बिल्कुल एक वैसे ही निर्जीव वस्तु होते हैं जैसे और कोई वस्तु होती है। लेकिन जब ये किसी सजीव के संपर्क में आते हैं तो ये परजीवी बन जाते हैं और उसकी कोशिका में जाकर वहाँ गुणन करने लगते हैं। और विषाणु हमारे लिए बहुत
नुकसानदेह है, हानिकारक है, रोगकारक है। बहुत तरह के विषाणु होते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ विषाणुओं के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है एक अजीब सा मशीन की तरह है, ये है बैक्टीरियोफेज। ये ऐसे विषाणु हैं जो कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के अंदर गुणन करते हैं। अर्थात विषाणु, ये ऐसे विषाणु हैं जो जीवाणुओं को भी बीमार कर देते हैं, उनको संक्रमित कर देते हैं। इसके बाद जो दूसरा आपको एक गेंद की तरह दिख रहा है वो विषाणु है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा ऐसे विषाणु हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र पर हमला करते हैं। तीसरा है एडेनोवायरस। एडेनोवायरस बहुत तरह की बीमारियां करते हैं। इन बीमारियों के ज़्यादातर सिम्टम होते हैं जुकाम, गले में खराबी, बुखार, सर दर्द आदि। तो किस प्रकार का विषाणु है और वो कहाँ पर अटैक करेगा, कहाँ पर आपको दिक्कत देगा, ये निर्भर करता है विषाणु के ऊपर। तो इस दुनिया में बहुत तरह के विषाणु पाए जाते हैं और अगर विषाणु से हम बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए कोई दवाई नहीं है। विषाणु से होने वाली बीमारियां अगर आपने देखी हो, फ्लू होता है, सर्दी जुकाम होता है, उनके लिए कोई दवाई नहीं होती है। अगर आपको कोई कहता है कि ये दवाई जुकाम के लिए है, वो गलत है। डॉक्टर जो दवाई देते हैं जुकाम के अंदर, वो आपके जो दूसरे सिम्टम्स हैं उनको कम करने के लिए देते हैं। जो आपको दर्द हो रहा है उस दर्द को कम करने के लिए, लेकिन जुकाम अपने आप ही ठीक होता है। आपने सुना होगा डेंगू भी एक विषाणु से होता है। डेंगू का जो इलाज, कोई इलाज नहीं है डेंगू का, डेंगू अपने आप ही ठीक होता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बाकी अपने अंग सही रहें और कोई दिक्कत ना आए उसका इलाज करते हैं, और जब अपने को दर्द हो रहा है उसका कोई समाधान करते हैं, लेकिन डेंगू का इलाज नहीं है। अब जो आप देख रहे हैं आपके सामने वो है कोरोना वायरस 2, जो आजकल फैला हुआ है, जिसके कारण आप अभी घर हैं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कोरोना वायरस एक अकेला वायरस नहीं है, ऐसे बहुत सारे वायरस है जिनकी फैमिली को हमने नाम दिया है कोरोना वायरस। जो अभी ये बीमारी है, जो ये डिजीज है, इस डिजीज का नाम है कोविड-19 या कोविड-19। इसका ये नाम क्यों है? जो इसके पहले 2 लेटर्स हैं CO, उनसे बनता है कोरोना, VI से बनता है वायरस, D से बनता है डिजीज, 19 का मतलब है 2019। कोरोना वायरस डिजीज 2019, मतलब ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये कोरोना वायरस से फैलती है। दूसरा, ये 2019 में पहली बार आई है, इसलिए इस बीमारी का नाम कोविड-19 दिया गया है। अब जो विषाणु या जो वायरस इसको फैलाता है वो है SARS-CoV-2। सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, CoV का मतलब है कोरोना वायरस 2, मतलब ये कोई दूसरा कोरोना वायरस है। इससे पहले भी एक कोरोना वायरस आ चुका है सार्स नाम से ही। सार्स इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अपने श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। तो खतरनाक वायरस है, इससे बचने का अभी कोई तरीका नहीं है। केवल एक ही तरीका है कि जिसको भी ये बीमारी है उससे दूर रहा जाए। इसी कारण भारत की सरकार ने इतने दिन का लॉकडाउन दिया है और आपको उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे ना तो प्रिवेंशन है ना ही इसका कोई इलाज है। क्योर भी नहीं है, प्रिवेंशन भी नहीं है। प्रिवेंशन आप केवल ऐसे ही कर सकते हैं कि दूर रहें, बस बचाव में ही इलाज है, क्योंकि इसकी वैक्सीन अभी नहीं बनी है और वैक्सीन बनने में टाइम लगेगा। वैक्सीन क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कोरोना वायरस के बारे में था। आप घर पर रहिए, बाहर मत जाइए, यही इससे बचने का एकमात्र तरीका है अभी तक। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव के आवास की। ये सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? तो सूक्ष्म जीव वो प्राणी है जिनका उद्भव इस धरती पर सबसे पहले हुआ था। डायनासोर से भी करोड़ों साल पहले जो सबसे पहले जीव बने थे वो सूक्ष्म जीव थे, या वो जीवाणु थे जो सबसे पहले बने थे। उसके बाद धीरे धीरे आगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आए, जब बहुकोशिकीय जीव बने। करोड़ों साल बाद मानव का उद्भव हुआ था। तो ऐसे जीव जो पानी के अंदर रह सकते हैं, समुद्र में रह सकते हैं, बर्फ के अंदर भी आपको जहाँ पे बर्फ होती है यानी कि हिमालय के ऊपर कहीं ना कहीं आपको सूक्ष्म जीव मिल जाएंगे।
रेगिस्तान में जो रह सकते हैं, गर्म जलवायु में जो रह सकते हैं, दलदल में जो आपको मिल सकते हैं। कहने का अर्थ है इस धरती के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपको सूक्ष्म जीव नहीं मिलेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको आश्चर्यचकित कर देने वाली बात। अगर मैं कहूँ कि आपके हाथों के ऊपर करोड़ों सूक्ष्म जीव रहते हैं, तो आप मान भी सकते हैं कि हाँ, हमारे हाथ गंदे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं लग गए होंगे, तो सूक्ष्म जीव रहते होंगे। लेकिन इससे आपको ये सोचना चाहिए कि जब मैं करोड़ों से बोल रहा हूँ तो उनका आकार कितना छोटा होता होगा कि आपके हाथों में करोड़ों सूक्ष्म जीव रह सकते हैं। उसके बाद अगर मैं कहूँ आपके एक एक दांत में हजारों सूक्ष्म जीव रहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अब आप जरा देखिए, शीशा उठाइए, मिरर उठाइए और देखिए उसके अंदर क्या आपको सूक्ष्म दिखाई दे रहे हैं। एक एक दांत पे हजारों सूक्ष्म जीव, तो आप सोचिए कि कितने छोटे होंगे। और सूक्ष्म जीव हमेशा बीमारी लाते हैं ऐसा नहीं है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, इतने फायदेमंद है कि उनके बिना जीवन भी संभव नहीं है, ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं। और हमारे अंदर इतने सूक्ष्म जीव हैं, हमारे शरीर के अंदर जितनी हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि सूक्ष्म जीव और हमारा कितना महत्वपूर्ण एक रिलेशन है। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसके अंदर आपको ये दिखाऊंगा, एक अमीबा है जो एक पैरामीशियम को खा रहा है। तो वो चलते कैसे हैं, रहते कहाँ हैं? जो अमीबा और पैरामीशियम जो आप देखेंगे वो पानी के अंदर हैं अभी। तो वो कैसे खाते हैं, एक छोटी सी वीडियो है केवल आपको आइडिया देने के लिए। जितना आपको बड़ा अमीबा यहाँ पर दिखेगा उतना बड़ा नहीं होता है। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि अमीबा अगर आपके दांत में रहता है तो आपके दांत में 1000 अमीबा रह सकते हैं और आपको दिखेंगे भी नहीं, इतना छोटा होता है अमीबा। और पैरामीशियम तो उससे बहुत छोटा है जिसको वो खा जाता है। तो आप अभी ये वीडियो देखिए। अभी देखिए, जो ये पैरामीशियम है छोटा सा, ये अमीबा के पादाब जो कि बड़े हो रहे हैं इनके अंदर फंस जाएगा। ये इसको घेर लेगा अपने अंदर, और जैसे ही घेर लेगा, ये जो रिक्तिका बनी है, ये जो खाली स्थान बना, ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। फिर ये इसके ऊपर अपने कुछ एंजाइम छोड़ेगा जिससे ये इसको अपने अंदर पचा लेगा घेरा कर। तो ये है सूक्ष्म जीव का रहना, खाना, कैसे उनका चलना होता है। सूक्ष्म जीव चैप्टर बहुत बड़ा है, इसे हम 2 पार्ट में करेंगे। इस पहले भाग में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद आपके लिए थोड़ा सा काम है कि सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं, क्या लाभ हैं, क्या हानि है, कौन कौन से रोग वो करते हैं मनुष्य के अंदर। ये लगभग हम 7th क्लास में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, सारी नहीं, कुछ या बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आपको इतना पता होना चाहिए। आप अपने रफ नोटबुक के अंदर इन चीज़ को नोट कर रखिए। समझिए कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, क्यों महत्वपूर्ण हैं, क्या हमारे लाभ हैं और क्या नुकसान है। तो आप वेट कीजिए जब तक इसका सेकंड पार्ट आता है। और जो हम पढ़ चुके हैं, अब आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर एक इमेज बन जानी चाहिए कि सूक्ष्म जीव कितने छोटे हो सकते हैं। ऐसी हर एक जगह के ऊपर, मिट्टी में, आपके कपड़ों में, आपके हाथों पर, आपके बालों में, आपके शरीर के अंदर, हर जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो इतने छोटे जीवों के साथ हम रहते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इनके लाभ, हानि, रोग, बहुत सारी चीज़ें और जानेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में।